हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सौर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आपने पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आज आपको कक्षा 9 का जो विज्ञान है और इस विज्ञान का जो पहला चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, या बताएंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग बताएंगे। इस चैप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे इस अपने वीडियो में। इसमें आपको बताएंगे पदार्थ, आखिर पदार्थ क्या होता है, तो इस चीज़ को हम लोग एक नज़र देखते हैं। तो बताएंगे पदार्थ वह चीज़ होता है जिससे हमारे घरों के आसपास जो वस्तुएं हैं बनी हैं, हम उसे कह सकते हैं कि वैज्ञानिक भाषा में उसे कह सकते हैं पदार्थ। ये पदार्थ अगर देखा जाता है तो ये पदार्थ मुख्य रूप से क्या होते हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ को हम तीन तरीके से देख सकते हैं। एक पदार्थ होता है जिससे हम क्या पदार्थ होता है उसको हम ठोस अवस्था में देख सकते हैं, दूसरे को द्रव्य और तीसरे को गैस। या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चीज़ एक ही रहेगी और वह परिवर्तित होती रहती है। तो पदार्थ एक रहेगा लेकिन उसके जो देखने का नज़रिया होता है वह तीन तरीके से उसको देख सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे ठोस के बारे में, तो ठोस क्या होता है, तो ठोस के कुछ खास गुण होते हैं। जैसे बताएंगे ठोस का जो आकार क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित आयतन भी होगा और इसमें कोई बहाव नहीं होता है। मतलब जो ठोस होता है ना, ठोस को जहाँ रख देंगे बिल्कुल वहीं पड़ा रहेगा उसी तरह से, या उसी आकार में क्या होता है पड़ा रहेगा। आयतन भी इसका क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब इसमें जो वजन होता है वो भी बिल्कुल क्या होता है, फिक्स होता है। और निश्चित क्या होता है, आकार भी होता है। ठीक है, आकार भी क्या होता है इसका, फिक्स होता है। जबकि और दो गुण हैं, जैसे इनके जो कण होते हैं ना, कण क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं और इसको स्पिंडित बने इसको दबाया बहुत कम जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें द्रव्य में, तो द्रव्य की भी कुछ खास बात होती है। जैसे द्रव्य का जो है निश्चित आकार नहीं होता है। आकार माने उसका जो संरचना होता है वो बिल्कुल निश्चित नहीं होता है। उसको जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन या उसी के आकार का हो जाता है। दूसरा चीज़ बताएंगे, आयतन निश्चित रहता है और ठोस का भी आयतन निश्चित रहता है। तो द्रव्य और ठोस दोनों के क्या होते हैं, आयतन बिल्कुल निश्चित रहते हैं। लेकिन गैस का जो आयतन होता है ना, वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। माने उसको वजन क्या आ जाता है, वजन के हिसाब से उसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। और जैसे ठोस का जो है निश्चित आकार होता है और द्रव्य का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, और गैस का भी क्या होता है, निश्चित आकार नहीं होता है। तो ये दोनों का, ठीक है, ये दोनों का क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, जबकि ठोस का आकार निश्चित होता है। और इन दोनों का, ठीक है, ठोस और द्रव्य का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और गैस का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। अब बताएंगे इसका जो बहाव, ठोस का बहाव नहीं होता है, जबकि बहाव द्रव्य और गैस दोनों का बहाव होता है। ये याद रखेंगे। तीसरा, इनके जो ठोस के जो कण होते हैं ना, वो बहुत पास होते हैं, जबकि द्रव्य के जो कण होते हैं ना उनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और जो गैस के जो कण होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा कणों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। जिसके कारण क्या होता है, इनको बहुत ज़्यादा क्या होता है, दबाया जा सकता है। और इनके बीच में कुछ कम जगह होता है, इसलिए इसको कम स्पीडित किया जाता है। और इनके बीच में जगह ही नहीं होता है, इसलिए इनको दबाया नहीं जा सकता है। तो ठोस को दबाया नहीं जा सकता है, स्पीडित नहीं किया जा सकता है। द्रव्य को कुछ लिमिट तक किया जा सकता है, और गैस को काफ़ी ज़्यादा स्पीडित किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, जैसे यहाँ पे बताया गया ना कि पदार्थ, जैसे पदार्थ क्या होगा, पदार्थ क्या है, तो बताएंगे पदार्थ विश्व में जितने भी सारे सामग्री है ना, वह सामग्री पदार्थ कहलाता है। वह सामग्री क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ हमारे आसपास हर जगह क्या है, मौजूद है, हर जगह देखने को मिल जाएगा आपको पदार्थ।
बताएं पदार्थ क्या होता है, बताएं पदार्थ में खास गुण होता है, वह स्थान घेरता है और उसका कुछ न कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान भी होगा कुछ न कुछ, और वो क्या होता है, स्थान घेरता है। चाहे वो पदार्थ द्रव्य हो, चाहे वो पदार्थ ठोस हो, चाहे वह गैस हो। बताएंगे बताएंगे कण के भौतिक गुण। आखिर जो पदार्थ होता है किससे से बना होता है, बताएंगे कण से बना होता है। तो पदार्थ का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, कण होता है। तो आखिर कण होता है तो कण के कुछ जो गुण है, कण के क्या क्या गुण है, उन्हीं गुण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भौतिकी गुण कण के क्या होते हैं, भौतिकी गुण। अब आप समझते हैं पदार्थ कणों से बना है और यह सतत नहीं होता है, ये याद रखेंगे। ये कैसा होता है, ये सतत नहीं होता है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, याद रखेंगे। जो पदार्थ होता है ना, उसके जो कण होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के कुछ अभिलक्षणिक या कुछ बताएंगे लक्षणिक गुण होता है, ठीक है। जैसे पदार्थ के कण हमेशा निरंतर गति करते हैं, यानी उनमें क्या होता है, उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, ये याद रखेंगे। पदार्थ के पास क्या होता है, कण होते हैं और उन कण में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। तो पदार्थ में जो कण होते हैं वो निरंतर क्या करते हैं, गति करते हैं। गति कैसे करेंगे, क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा होती है। बताएंगे ताप बढ़ाने से कण में गति तेज होता है। जैसे जैसे हम क्या आते हैं, पदार्थ में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनमें गति तेज होता है और उनमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा गुण है ना, पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, ठीक है। अब जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। आखिर वो रिक्त स्थान होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें क्या हो सकता है, तो बताएंगे। जैसे पदार्थ के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है, तो उन रिक्त स्थानों में जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू का पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कण के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में क्या हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है, पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो जब हम क्या होते हैं, चाय या नींबू या फिर जो है नींबू पानी, ठीक है, या हम कोई ऐसा ड्रिंक बनाते हैं जो दो तरह के चीज़ों या दो तरह के पदार्थ होते हैं एक में समाहित करते हैं, तो वो दोनों घुल जाते हैं और घुलकर एक जैसा दिखते हैं। तो जैसे हम चाहे पानी में जो चाय डाल देते हैं तो चाय और पानी दोनों क्या आता है, घुल कर क्या आता है, एक कलर देती हैं। और इससे हमको ये पता चलता है कि वो पानी है, पानी के कणों के बीच या फिर चीनी जो चाय होती है या फिर चीनी होती है, उन दोनों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है, जिसके कारण से पानी उसके अंदर और चीनी पानी के अंदर क्या होता है, समाहित हो जाते हैं और समाहित होकर क्या करते हैं, घुल जाते हैं। इस तरह से जैसे नीचे आपका क्या दिया है, एक प्रयोग भी दिया है। जैसे हमने ये पानी है और पानी में नमक डाल के हिला देते हैं तो नमक और पानी दोनों घुल जाते हैं और घुल के क्या समाहित हो जाते हैं। और इससे ये पता चलता है कि उनके बीच क्या आता है, रिक्त स्थान है, जिसके कारण से क्या आता है, जो घुला हुआ या फिर नमक के जो कण होते हैं जल के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसमें समाहित हो जाते हैं। आगे बताएंगे ना, पदार्थ के कण, बताएंगे पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या कहते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये भी बात ध्यान से रखेंगे, समझेंगे कि जो पदार्थ के कण होते हैं ना, पदार्थ के कण में क्या आता है, प्लस और माइनस चार्ज होता है। पदार्थ के कणों में क्या आता है, प्लस और माइनस चार्ज होता है, जिसके कारण से एक दूसरे के आसपास क्या करते हैं, आकर्षित होते रहते हैं, आकर्षित करते हैं। जब हम पानी के नल को खोलते हैं तो पानी की धारा को उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या धारा टूट जाती है, तो कहे नहीं, टूटती नहीं, क्योंकि पानी में धारा जुड़ी रहती है। इसका मतलब है कि वो पदार्थ, इसका मतलब पानी के जो कण होते हैं ना, दूसरे के साथ क्या आकर्षण बल से क्या जाते हैं, जुड़ जाते हैं। बताएंगे पदार्थ के कणों के बीच क्या आता है, रिक्त स्थान और उनमें गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे कम और द्रव्य अवस्था में, माध्यम और गैसीय अवस्था में क्या होते हैं, सबसे अधिक होती है। तो एक चीज़ भी याद रखेंगे, जो गतिज ऊर्जा होती है ना,
ठोस में क्या होता है, सबसे कम, द्रव्य में ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा गैसीय अवस्था में देखने को मिलेगा आपको। बताएंगे आकर्षण बल में ठोस में अत्यधिक द्रव्य और मध्यम में आकर्षण बल। ठोस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हो गया, द्रव्य में मध्यम, और गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है। ये भी आपको याद रखना है, आगे समझेंगे। बताएं गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है। गैसीय अवस्था में जो कणों में जो गति कैसे होती है, मध्यम होती है। द्रव्य अवस्था में न्यूनतम, और ठोस अवस्था में क्या होती है, अत्यधिक होती है। कणों में जो गति क्या होती है, ठोस अवस्था में क्या होती है, बहुत अधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे ट्रेन की पटरी आती है तो आप 1 किलोमीटर दूर से उस पटरी की जो आवाज़ें होती हैं सुन सकते हैं। पटरी पे कान लगाकर सुनेंगे तो उसको सुन सकते हैं। जबकि आप द्रव्य में आपको कुछ दूरी तक क्या था सुनाई दे सकता है, और गैस में तो बिल्कुल, गैस में तो बिल्कुल कम। ठीक है, सबसे कम किसमें सुना जा सकता है, बताएंगे द्रव्य अवस्था में सबसे कम, और गैस में मध्यम, और ठोस में सबसे अधिक। ये चीजें हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है ना कि ये ठोस है, तो ठोस के जो कण क्या है, पास पास हैं, और द्रव्य है, द्रव्य से कण थोड़ा दूर दूर है, इसमें क्या आगे आने जाने की कुछ जगह होती हैं। और गैस में क्या होता है कि जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। ये इसमें भी आपको यही चीज़ें बताई गई हैं। ये चीज़ है, इसको कण देखो पास पास है, इसमें जो थोड़ा सा दूर दूर है, थोड़ा सा गैप है, और गैस में क्या होता है बहुत ज़्यादा है। बताएंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो भौतिक रूप से पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक पाई जाएगी ठोस अवस्था, दूसरा पाई जाएगी द्रव्य अवस्था, और तीसरा जो पाई जाएगी गैसीय अवस्था। ये 3 अवस्थाएं क्या होती है, पदार्थ में पाई जाती हैं। जैसे हमारा जो शरीर है ना, मानव का जो शरीर है, इन्हीं 3 अवस्थाओं में विभाजित करके, या फिर पदार्थ को, मानव शरीर का जो शरीर है, पदार्थों को 3 अवस्था में बांटकर मानव का शरीर का निर्माण हुआ है। पहला बताएंगे हड्डी और जो 2 दांत होते हैं, ये ठोस अवस्था होते हैं, और जो खून होता है, ब्लड होता है, ये रक्त होता है, ये जल द्रव्य अवस्था होता है। और फेफड़ा में जो हवा या गैस भरती है, उसमें 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है। मतलब गैस जो भरती है, हवा फेफड़े में जो गैस बनती है, वो गैसीय अवस्था होती है। अब आते हैं समझते हैं ठोस अवस्था क्या होती है। तो ठोस अवस्था कुछ हमने आपको ऊपर गुण बताया था, उसी गुण से हम जान जाएंगे कि ये क्या है, ठोस अवस्था है। तो हमने बताया कि ठोस में क्या होता है, एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, ठोस का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। और ठोस का, ठीक है, ठोस में जो क्या आता है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है। समझेंगे पहले ठोस का क्या होगा, बताएंगे। ठोस एक निश्चित आकार होता है। ठोस की अवस्थाएं या अस्पष्ट क्या होता है, इसमें सीमाएं होती हैं। और क्या होता है, ठोस का निश्चित और स्थिर आयतन होता है। निश्चित व स्थिर आयतन होता है। इसको स्पिंडित नगण्य होता है, मतलब इसको दबाया बहुत कम जा सकता है। और ये क्यों दबाया बहुत कम जा सकता है, क्योंकि ये बहुत कठोर होते हैं। जैसे उदाहरण में बताएंगे, जैसे बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः क्या आ जाते हैं, मूल अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन इस पे क्या आता है, बहुत अगर अधिक बल लगा दिया जाए तो ये रबड़ बैंड क्या आ जाता है, टूट जाता है। रबड़ बैंड क्या आ जाएगा, टूट जाएगा। ठोस अवस्था में कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, दूसरा गुण बताएंगे। जो ठोस अवस्था में गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम। इसलिए ठोस अवस्था का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। तो जिसमें सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है
तो उसका जो ठोस में वो क्या ज़्यादातर वो कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं ना, उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये ठोस होते हैं और इनका क्रिस्टल हमेशा क्या होता है, वही फॉर्म में रहता है, उसी तरह का रहता है। आगे बताएंगे, हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक क्या है, दबाया जा सकता है, लेकिन अगर उसको फिर छोड़ दे तो पुनः अपने ठोस अवस्था में आ जाता है। कारण यह है कि स्पंज के जो छिद्रों से स्पंज के जो छिद्र में जो हवा भरी रहती है, जैसे दबाएंगे वो हवा क्या होती है, बाहर निकल जाती है और वो स्पंदित हो जाते हैं। द्रव्य अवस्था कैसे पहचानेंगे, द्रव्य अवस्था क्या होती है, इसको जानने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो द्रव्य तरल होता है, इसमें बहाव होता है। द्रव्य का जो है स्थिर आकार नहीं होता है, लेकिन वे आकार बर्तन के हिसाब से क्या होते हैं, ले लेते हैं। द्रव्य का निश्चित आयतन होता है और द्रव्य को बहुत कम स्पीडित किया जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से क्या है, ये मुख्य रूप से क्या है, ये चार जो क्या है, इनके गुण होते हैं। किसके, तो द्रव्य के गुण होते हैं। अब द्रव्य को कैसे समझेंगे, द्रव्य के कणों के बीच का आकर्षण बल क्या होता है, उसका आयतन निश्चित रखता है। आकर्षण बल होते हैं, द्रव्य के कणों में क्या होते हैं, बीच क्या होता है, आकर्षण बल होते हैं और यह उनका आयतन क्या होता है, निश्चित रखता है। द्रव्य जिस बर्तन में रखा जाता है ना, वह उसी बर्तन का क्या कर लेता है, आकार ले लेता है। द्रव्य जिस बर्तन में रखते हैं, द्रव्य उसी बर्तन का क्या कर लेता है, आकार ले लेता है। तीसरा गुण है ना, गैस जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, पानी में क्या होता है, विसरण करते हैं, पानी में फैलते हैं। और जिसके कारण से जलीय पौधे या जीव जो क्या होते हैं, ये पानी में घुले ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ले लेते हैं और अपना सांस या अपना जीवन को क्या होते हैं, या अपन जीवन यापन करते हैं। बताएंगे, द्रव्य अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में जो क्या होता है, कम, और कणों में गतिज द्रव्य में से ज़्यादा और ठोस में कणों की गति कम होती है। ठीक है, तो ठोस में जो कणों के बीच क्या होता है, जो गति होती है वो कम होती है। द्रव्य में जो द्रव्य में कणों की गति क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये ठीक, ये आपको याद रखना है। आखिर गैस अवस्था क्या होती है, तो बताएंगे, गैस में बहाव होता है, ये याद रखेंगे। दूसरा क्या है, गैस में स्पिंडल अधिक होता है, अधिक गैस को क्या होता है, दबाया जा सकता है। गैस में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं। तीसरा जो गुण है, गैस में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है, वो कितना दूर तक क्या होता है, फैल सके। तो गैस को जैसे छोड़ देंगे, जितना अगर एक कमरे में छोड़ देंगे तो एक कमरे में हो जाएगा, एक छोटे से बोतल में रख देंगे तो एक छोटे से बोतल में भर जाएगा। तो उसके कोई एक निश्चित सीमा नहीं होती है। गैस में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में रख देंगे उसी आकार का गैस हो जाता है। गैस में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है, कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। गैस के कण इधर उधर घूमते बताएं, गैस के जो कण होते हैं इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं। उनमें आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए गैस में क्या होता है, बहाव होता है। बहाव द्रव्य में भी होता है और गैस में, तो इन दोनों में क्या होता है, बहाव देखने को मिल जाएगा आपको। बताएंगे, गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। तो बताएंगे, गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी बर्तन का जो आयतन घेर लेता है। बताएंगे, गैस अवस्था में जो कण अनियमित रूप से तेजी से क्या होते हैं, गति करते हैं। इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन के दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो गैस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें क्या होता है, डिस्टेंस अधिक होता है, दूरी अधिक होता है, जिसके कारण से इधर उधर स्वतंत्र मूव करते हैं। और जैसे दीवार पे लगे किनारे लगते हैं तो और जैसे किनारे लगेंगे तो वो क्या होते हैं, दबाव बनाने लगते हैं। ठीक है, तो बताएंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, परिवर्तित होती रहती हैं। अगर पदार्थ को ठंडा कर देंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, और उसको थोड़ा सा गर्म या 50% गर्म करेंगे तो पानी में या फिर लिक्विड द्रव में हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे बर्फ़ है,
तो बर्फ़ जो होती है, जो बर्फ़ होती है, ठीक है, बर्फ़ पानी का क्या है, ठोस अवस्था है। पानी क्या है, ठोस अवस्था है। जैसे ही इसको थोड़ा सा गर्मी मिलेगा तो ये क्या है, द्रव्य में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, द्रव्य में बदल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होता है, भाप में बदल जाता है, या फिर बताएंगे वाष्प में बदल जाता है। तो पानी की ये तीन अवस्थाएं क्या होती है, परिवर्तित होती रहती हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। बताएंगे गर्म करने पर पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं को दो तरीके से क्या होता है, परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन का पहला कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, बताए तापमान में परिवर्तन। किसी पदार्थ के तापमान में अगर परिवर्तन किया जाए तो वह पदार्थ की अवस्थाएं बदल सकती हैं। जैसे यहाँ पानी है, पानी को क्या किया जाए, अगर गर्म कर देते हैं तो यह पानी क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, पानी क्या हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। और जैसे टेम्परेचर में क्या आता है, गिरावट कर देंगे तो वो भाप क्या होता है, पुनः बर्फ़ बन जाएगा। दूसरा क्या है, गलनांक पॉइंट। इसमें क्या चीज़ होता है, गलनांक पॉइंट। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब कोई ठोस पिघल कर, बताएं गलनांक पॉइंट क्या होता है, मतलब गलने वाला पॉइंट। तो बताएंगे वह पॉइंट जिस पे, बताएंगे वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पे कोई पदार्थ पिघलना शुरू हो जाए उसे कहेंगे गलनांक। बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, तो बताएंगे 273.16 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन ले लेते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता है, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संलग्न गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है। ठीक है, तो जो उसमें क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, छिपी हुई जो ऊष्मा होती है, वो ऊष्मा क्या होती है, उनको अलग नहीं करने होने देती है, जिस कारण से क्या होते हैं, वो बर्फ़ क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, पिघलता है। दूसरा बताएंगे इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो बताएंगे वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए, ठीक है, द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बताएंगे 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितने भी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। क्वथनिंग पॉइंट वो क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बताएंगे वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। 273 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 मतलब 373 के पे क्या आता है, जल का जो टेम्परेचर गर्म हो जाता है और उबलने लगता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, बताएंगे वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव्य उसको क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कहेंगे जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, स्थिर रहता है। और क्योंकि वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा होती है पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को क्या कहती है, तोड़ती रहती है, इसलिए उसका जो टेम्परेचर क्या होता है 100 से अधिक नहीं होता है पानी का। या फिर जिस भी पदार्थ का जो गलनांक बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बिल्कुल उसी पे स्थिर रहता है, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा होती है। वो गुप्त ऊष्मा क्या कहती है, उसमें टूटती रहती है। बताएंगे अतः 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होता है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरे में बदला जा सकता है। गैस के नीचे आरेख दिया गया है। जैसे ठोस को क्या कर सकते हैं, ठंडा ठोस को क्या तो ऊष्मा देंगे द्रव्य में बदल जाएगा, और द्रव्य को ऊष्मा देंगे तो गैस में बदल जाएगा। गैस को शीतल करेंगे तो द्रव्य में बदल जाएगा, और द्रव्य को शीतल करेंगे तो ठोस में बदल जाएगा। इस तरह से क्या होता है, परिवर्तित होती हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, तो बताएं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो द्रव्य से
जो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे थोड़ा सा कपूर या अमोनिया क्लोराइड लेंगे, इसके चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करके रखें, कीप के सिरे पर रुई को डाल लगा दीजिए, धीरे धीरे गर्म करिए। हम देखेंगे कपूर अमोनिया क्लोराइड ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कीप के भीतरी दीवार पर पदार्थ के वाष्प संघनित होते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ रखेंगे। दूसरा चीज़ बताएंगे ना, दाब परिवर्तन पर प्रभाव, कैसे प्रभाव पड़ेगा इसको समझेंगे। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे स्पिंडित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव्य में क्या जाता है? बदल जाता है। तो दाब में अगर प्रेशर में क्या आता है? प्रेशर को परिवर्तित कर दे। अगर किसी गैस है, किसी पदार्थ की बताइए जो गैस होते हैं, गैस का टेम्परेचर कम कर देंगे, तापमान कम कर देंगे, तो उनके जो कण होते हैं, कणों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा से ज़्यादा गैस को क्या दबाकर भरा जा सकता है। जैसे दाब बढ़ाना, तापमान घटाना। दाब बढ़ाएंगे, तापमान घटाएंगे तो द्रव्य जो गैस होता है ना, गैस द्रव्य में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे दाब बढ़ाएंगे मतलब दाब बढ़ाएंगे और तापमान घटाएंगे तो गैस किस में बदल जाएगा? द्रव्य में बदल जाएगा और अधिक से अधिक उसको स्पिंडित किया जा सकता है। बताएंगे ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं और नज़दीक आकर द्रव्य बदल जाते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस को वापसी गैसीय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव्य अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को घटाकर एक एटमॉस्फेयर तक करना होता है। ठीक है, इसमें क्या समझे हैं बताएंगे। सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, को वापसी CO2 में बदला जा सकता है। कैसे बदलेंगे? बिना द्रव्य अवस्था में बदले, क्योंकि इसका जो दाब है ना, दाब को घटाकर एक एटमॉस्फेयर तक कर देंगे और तो ये CO2 क्या आ जाता है? सीधे बिना द्रव्य में हुए क्या आ जाता है? ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इसको ड्राई आइस, शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को सॉलिड ठोस के रूप में जानते हैं। दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थ तीनों अवस्था में क्या होते हैं? अंतरा रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, अब जो द्रव्य होता है, देखो यहाँ पे समझेंगे, जो द्रव्य होता है, द्रव्य को जमाना है, ठोस में करना है। ठीक है, इसको जमा देंगे, संलग्न करें, मतलब उस पर क्या आते हैं? उस पर ठोस पे क्या आते हैं? तापमान कम कर देंगे। द्रव्य का जो तापमान क्या आता है? कम कर देंगे तो चीज़ किस में बदल जाएगी? ठोस में बदल जाएगी। और ठोस को क्या किया है? ठोस को सीधे गैस में अगर बदलता है तो कैसे, किसके कारण बदलेगा? बताएंगे ऊर्ध्वपातन के कारण क्या बदल जाता है। तो ठोस से बिना द्रव्य में बदले सीधे गैस में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठीक है, गैस से द्रव्य में बदलता है तो इसको संघनन बोलते हैं। और इस संघनन की जो प्रक्रिया कैसी होगी? संघनन बोलते हैं। ठीक है, ठोस से द्रव्य में बदलता है तो ये भी क्या? संघनन होगा। द्रव्य से जब गैस में बदलता है तो ये प्रक्रिया क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहलाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको समझ लेना है। आगे बताएंगे वाष्पीकरण क्या होता है। बताएंगे यह एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव्य पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलते हैं। तो यह द्रव्य पदार्थ के सतह पर क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। कोई भी तापमान होगा, कोई ऐसा पदार्थ है, द्रव्य है, और उस पर कोई ऐसा टेम्परेचर लगाया जा रहा है जिससे उसका टेम्परेचर, हर पदार्थ का क्या होता है? द्रव्य पदार्थ का अलग अलग होता है। तो एक टेम्परेचर देते हैं, उस टेम्परेचर पे वह क्या होता है? भाप बन के या फिर वाष्प बदलने लगता है, तो उस चीज़ को बोलेंगे वाष्पीकरण बोलते हैं। सतह पर उपस्थित कणों में उच्च
गतिज ऊर्जा के कारण अन्य कणों के आकर्षण बल से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसी कारण से वो वाष्प में बदल जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो जाता है कि जो कण होते हैं, कण अलग क्यों हो जाते हैं? क्यों अलग हो जाते हैं? क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो अन्य कणों क्या आते हैं, छोड़ देते हैं और वह स्वतंत्र मुक्त हो जाते हैं। और जो स्वतंत्र मुक्त कण होते हैं उसे ही हम लोग वाष्प के नाम से जानते हैं। बताएंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारण। तो वाष्पीकरण क्या क्या प्रभावित करता है बताएंगे, सतही क्षेत्रफल, दूसरा बताएंगे तापमान में वृद्धि, तीसरा बताएंगे आर्द्रता और चौथा बताएंगे वायु की गति। ये 4 चीज़ है ना, ये वाष्प को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, प्रभावित करते हैं। सतही क्षेत्रफल क्या होता है बताएंगे, सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। सतह माने किनारे किनारा टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है किसी भी पदार्थ का, जिससे हम लोग बर्तन रखते हैं, तो जिससे हम लोग घर पे कुकर रखते हैं या फिर कढ़ाई रखेंगे, तो कढ़ाई का ये जो नीचे का जो पार्ट है सतही, अगर इस पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके अंदर जो रखा हुआ जो द्रव्य होता है उसका भी टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। तो वाष्पीकरण की जो दर क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। तापमान में वृद्धि बताएंगे, तापमान में अगर वृद्धि होगी तो वाष्प दर के भी क्या हो जाते हैं, दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, तो उनके कणों के बीच क्या हो जाती है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आर्द्रता क्या होता है बताएंगे, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, कम रहेगी। आर्द्रता का मतलब नमी, अगर हवा में क्या है, नमी है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होगी, कम हो जाएगा। ज़्यादा आर्द्रता कम वाष्पीकरण, ज़्यादा आर्द्रता होगा तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया क्या होगी, कम होगी। अगर कम आर्द्रता होगी तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया क्या होगी, ज़्यादा होगी। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, याद रखेंगे। वाष्पीकरण से शीतलता होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है कि वाष्पीकरण से क्या होता है, शीतलता होती है। जैसे क्या होता है, वाष्पीकरण होगा तो वाष्पीकरण होने के साथ जैसे स्वतंत्र जो कण क्या होते हैं हवा में या फिर बाहर उड़ जाते हैं, तो जैसे उनमें क्या जाता है, जो गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होगी तो वो क्या होते हैं, आपस के जो कण होते हैं क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और आकर्षित होकर पुनः क्या हो जाते हैं, जुड़ने लगते हैं। और जुड़ने के कारण क्या होता है, आसपास के वातावरण क्या हो जाते हैं, शीतल होने लगता है। जैसे उदाहरण में अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। इसी कारण क्या होता है, हमें हाथ पर शीतलता ठंडा महसूस होता है। गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मी में पसीना अधिक होता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीने अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। चूँकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है अतः गर्मी में सूती कपड़े से आराम मिलता है। तो वाष्पीकरण जब ज़्यादा होगा तो शीतलता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। गर्मी में अक्सर लोग मैदान में पानी छिड़कते हैं। यह पानी मैदान से ऊर्जा गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है और उसी जगह को ठंडा करता है। वाष्प में बदल जाता है और उसी जगह को क्या करता है, ठंडा करता है। तो ये दोस्त आज ये जो कक्षा 9 का जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर था, इसमें जितने भी लगभग नोट में जितने भी आपको ज़रूरत की चीज़ें हैं नोट में पढ़ने के लिए या याद करने के लिए चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं महत्वपूर्ण। अगर दोस्त अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें डियर स्टूडेंट्स। धन्यवाद, वेलकम।